छात्रों, आज हम राग दरबारी उपन्यास में आई हुई एक पात्र रुक्मन बाबू की चर्चा करेंगे। इस पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि रुक्मन बाबू की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। तो आइए छात्रों, शुरू करते हैं आज का विषय। स्वातंत्र्योत्तर हिंदी उपन्यासों में श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास का महत्वपूर्ण स्थान है। उपन्यासकार ने स्वतंत्र भारत की वास्तविक दशा का चित्रण व्यंग्यात्मक शैली में किया है। इस उपन्यास में बैद जी, बद्री पहलवान, रुक्मन बाबू, रंगनाथ, शनिचर, छोटे पहलवान जैसे पात्र न केवल सिपालगंज बल्कि भारत के गांवों में लगभग सभी जगह मिल जाते हैं। इस उपन्यास में घटित घटनाएं भी लगभग हर गांव में घटित होते हुए देखी जा सकती हैं। रुक्मन बाबू इस उपन्यास के महत्वपूर्ण पात्र हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले नंबर 1 परिचयात्मक विवरण, दूसरा गुंडागिरी और नेतागिरी का सामंजस्य, तीसरा रुक्मन बाबू का छैलापन और चौथा रुक्मन बाबू की वेशभूषा और रुक्मन बाबू की गांव के प्रति चिंता। तो आज हम इन बिंदुओं के आधार पर रुक्मन बाबू के चरित्र की विशेषताओं को जानेंगे। श्री लाल शुक्ल के राग दरबारी उपन्यास के एक महत्वपूर्ण पात्र रुक्मन बाबू हैं। रुक्मन बाबू बैद जी के छोटे बेटे हैं और बद्री पहलवान के छोटे भाई हैं। इसके साथ ही रंगनाथ के ममेरे भाई भी हैं। रुक्मन बाबू की उम्र 18 वर्ष है और वे छंगामल विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। लगभग 3 साल से 10वीं क्लास में ही पढ़ रहे हैं, उसको पास भी नहीं कर पाए हैं। जब उनसे इस विषय में पूछा जाता है तो वे भारत की खराब शिक्षा पद्धति के विषय में कहते हैं और इसके साथ ही छंगामल विद्यालय की बदहाली के विषय में भी कहते हैं। साथ ही वे ये दोष भी लगाते हैं कि मास्टर पढ़ाने की अपेक्षा राजनीति पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और इसके साथ ही वे अपने अपने कार्यों पर ध्यान देते हैं। और ये भी कहते हैं कि मास्टर पॉलिटिक्स करके उनके पिता को कॉलेज की प्रबंध समिति से हटाना चाहते हैं। रुक्मन बाबू सोहदे और छटे हुए हैं। इस उम्र के लड़कों में जो दोष होते हैं वे सभी दोष रुक्मन बाबू के चरित्र में विद्यमान हैं। वे किसी भी दोष से बचे हुए नहीं हैं। छंगामल विद्यालय को बनाना बिगाड़ना, लड़कों से हड़ताल करवा देना उनके बाएं हाथ का खेल है। वे चाहें तो प्रिंसिपल से को काम करने दें, चाहें तो न करने दें, उनके विरोधियों को उकसा दें और चाहें तो प्रिंसिपल को वहाँ से उखाड़ फेंकें। प्रिंसिपल साहब उनकी इज्जत करते हैं, बैद जी उनका लिहाज करते हैं। यही नहीं, बैद जी को दोबारा मैनेजर बनवाने में भी उनका महत्वपूर्ण सहयोग रहता है। वे अपनी गुंडाई के बल पर पुनः बैद जी को मैनेजर बनवाते हैं। जब रंगनाथ चुनाव में हुई
इस अनैतिकता के बारे में उनसे बात करता है तो वे उनसे साफ कह देते हैं कि पॉलिटिक्स में तो एन केन प्रकारेण विरोधी को चित करना आवश्यक होता है। यदि आपने अपने विरोधी को चित नहीं किया तो वह आपको चित कर देगा, परास्त कर देगा। तो इस प्रकार रुपन बाबू का यह परिचय प्राप्त होता है। इसके साथ ही उनके चरित्र में दूसरी विशेषता है गुंडागिरी और नेतागिरी का सामंजस्य। कहने का तात्पर्य है कि उनके चरित्र में गुंडागिरी और नेतागिरी दोनों का समावेश दिखाई देता है। रुपन बाबू के व्यक्तित्व में ये दोनों ही विशेष बातें देखने को मिलती हैं। वे नकलची छात्र और प्रिंसिपल को एक ही नज़र से देखते हैं। वे चोर को और दरोगा को भी एक ही नज़र से देखते हैं। उनके रौबदार का पता इस बात से चलता है कि ये दुकानदार उन्हें सामान बेचते नहीं बल्कि उनके लिए भेंट करते हैं। उनका इतना बड़ा प्रभाव और उनका डर बैठा हुआ है कि लोग उनसे पैसे मांगने में कतराते हैं। इक्के वाले तांगे वाले उनसे किराया मांगने की बजाय उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। वे छात्र नेता हैं और उनके एक इशारे पर विद्यार्थी तोड़ फोड़ करने, मारपीट करने, आगजनी करने को भी तैयार रहते हैं। वे अपने छात्रों के माध्यम से अनेक घटनाओं को अंजाम देने की क्षमता से युक्त हैं। दुबली पतली काया होने पर भी उनके हाथ लंबे और पैर गतिशील हैं। वे दरोगा को, पंचायत के सरपंच और कॉलेज के प्रिंसिपल तक को धमकाकर अपनी मर्जी के मुताबिक काम करवाना जानते हैं। कॉलेज के अध्यापकों पर भी रौब गांठते हैं। इसीलिए छात्र ही नहीं, अध्यापक भी उनके पिछलग्गू बने हुए हैं। अगली विशेषता उनके चरित्र की है रुपन बाबू का छैलापन। रुपन बाबू किशोर वय के छात्र थे और अपने को छैला मानकर मेलों में घूम घूमकर जीभ और आँखों की भूख मिटाते रहते थे। वे बेला पर आसक्त थे और अपनी शारीरिक भूख मिटाने को प्रेम का नाम देते हैं। नेता बनने के लिए वे मदिरा सेवन भी करते हैं तथा पाठ्य पुस्तकों से अधिक अश्लील साहित्य और फिल्मी साहित्य पढ़ने में वे रुचि लेते हैं। इसके साथ ही उनके चरित्र की अगली विशेषता है कि रुपन बाबू की वेशभूषा। रुपन बाबू भले ही दुबले पतले मरियल बछड़े जैसे लगते हों पर वे गले में लाल रुमाल डाले रहते हैं और वह हमेशा सफ़ेद धोती और पैजामा पहनते हैं और रंगीन बुशर्ट पहनते हैं। रंगीन बुशर्ट उनके मैल को छुपा लेती है। गले में रेशमी रुमाल, कंधे पर धोती का छोर, होठों पर पान की पीक और जुल्फों में तेल, यही उनकी वेशभूषा थी जो उन्हें रंगीला छैला साबित कर देती है। उनकी शारीरिक दुर्बलता के बावजूद उनका रौब उस घोड़े जैसा था जो पिछले पैरों पर खड़ा होकर हिनहिना रहा हो। कहने का आशय है कि वे दुबले पतले थे लेकिन फिर भी उनकी वेशभूषा और उनके क्रोध से ऐसा लगता था कि वे जो है घोड़े के समान ऐसे लगते हों जैसे पिछले पैर पर खड़े होकर हिनहिना रहा हो। उनके क्रोध को देखा जा सकता है। इसके साथ ही उनके चरित्र की अगली विशेषता है कि रुपन बाबू गांव के प्रति चिंतनशील हैं। रुपन बाबू अपने गांव सिपालगंज के लिए बहुत चिंतित दिखाई देते हैं।
गांव के कल्याण की चिंता उन्हें हमेशा सताती रहती है। वह गांव में हर बात का पता रखते हैं, प्रत्येक समस्या को सुलझाने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़कर गांव की सेवा में लगे रहते हैं, अर्थात भ्रमण करते रहते हैं। और गांव भर का रोज चक्कर लगाना उनकी दिनचर्या का हिस्सा है। वे लोगों से मेल जोल बढ़ाते हैं और टोली बनाकर कार्य करते हैं। दो गुटों में पहले झगड़ा कराते हैं और उसके बाद शांति स्थापित कर शांति दूत की भूमिका अदा करना रुपन बाबू अच्छी तरीके से जानते हैं। ये उनकी नेतागिरी की एक प्रमुख विशेषता है कि पहले झगड़ा कराना और उसके पश्चात उनको शांति करना। इस प्रकार हम देखते हैं कि रुपन बाबू के रूप में लेखक ने एक जीवंत पात्र की कल्पना की है। एक ओर तो वे आज के उस युवा का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पढ़ने नहीं गुंडागिरी करने विद्यालय में आता है, तो उनकी कुंठा और निराशा से उत्पन्न विद्रोह भावना का मूल कारण बेला के प्रेम को प्राप्त न कर पाना भी है, जो आज के नौजवानों की पोल खोलता है। इस प्रकार रुपन बाबू इस उपन्यास में एक प्रमुख पात्र के रूप में उपस्थित हुए हैं और उनके चरित्र की उपर्युक्त विशेषताएं उनमें पाई जाती हैं। रुपन बाबू एक ऐसे विद्यार्थी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पढ़ाई पर कम ध्यान देते हैं, बल्कि पढ़ाई के अलावा अन्य बातों पर विशेष ध्यान देते हैं। नेतागिरी करना और इसी प्रकार से अपने प्रेमी पात्र का प्रेम पाना और उसमें असफल हो जाने पर उसमें खींच साफ उसमें देखी जा सकती है। तो इस प्रकार उपन्यासकार ने रुपन बाबू के माध्यम से उस नौजवान पीढ़ी को प्रस्तुत किया है जो अपनी ऊर्जा के लिए सही दिशा में न लगाकर एक नकारात्मक दिशा में या गलत दिशा में प्रयोग करता है और उसकी ऊर्जा कहीं न कहीं क्षय होती रहती है। यदि उसी ऊर्जा के लिए सही दिशा में लगा दिया जाए तो वह अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकता है और एक अच्छे मार्ग पर पहुंच सकता है। तो मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इस उपन्यास के पात्र रुपन बाबू के विषय में समझा होगा। धन्यवाद।